नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को फाइनली जमानत मिल गई। बहुत सारी शर्तें लाद दी गई हैं कही जाए तो, और साथ में जिस तरीके से ये है कि जांच है वो जांच भी चलती रहेगी। एक फेसबुक पोस्ट, एक सोशल मीडिया पर लिखी हुई बात कितनी चुभ सकती है किसी को, खास करके सरकार को। क्या ये माना जाए कि ये उसका एक सटीक उदाहरण है? साथ में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट का पूरा जो सुनवाई जो चली, उसमें जो बातचीत हुई, उसके हिसाब से देखें तो कोर्ट ने जो किया है, क्या उसको पूरी तरीके से न्याय माना जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज जो ये फैसला आया है, पहले तो फैसला ही बता दें दर्शकों को, फैसला बताना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर जो अली खान महमूदाबाद हैं, उनके खिलाफ 2 केस दर्ज हुए थे। एक भारतीय जनता युवा मोर्चे के पदाधिकारी के द्वारा और एक महिला आयोग हरियाणा के द्वारा। उन दोनों ही केसेस में इनको सशर्त जमानत दे दी है। एसआईटी की जांच होगी। 3 आईपीएस अधिकारी हरियाणा और दिल्ली से बाहर के वो जांच करेंगे। जांच को रोका नहीं गया है और साथ ही उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी मामले पर ना तो कोई कमेंट करेंगे, ना कोई स्पीच देंगे और ना कोई पोस्ट लिखेंगे। साथ ही उनका पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया है और जांच में सहयोग करने के लिए कह दिया। ये सारी बातचीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, वो कुछ भी करें। लेकिन एक टिप्पणीकार के नाते, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम जुडिशरी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब लोग जाते हैं तो न्याय के लिए जाते हैं, फैसले के लिए नहीं जाते। न्याय आपने किया या नहीं किया, न्याय दिखना चाहिए। आपने प्रोफेसर को, महमूदाबाद को बेल दे करके उसके ऊपर जिस तरह की शर्तें थोपी है, उसका क्या अपराध था? उसकी पूरी फेसबुक पोस्ट के अंदर आप एक शब्द गलत बताइए, आपकी इंटरप्रिटेशन में अंतर हो सकता है, देयर इज नो डाउट। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, लेकिन उसका भाव और जो उसको आखिर में जब जय हिंद के साथ वाद भी समाप्त कर रहा है, उसमें कहीं पर भी, उसमें बाकी डिटेल में हम आएंगे, लेकिन जिस तरीके से एसआईटी बनाना, उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, विदेश यात्रा पर वो करना, भाषणबाजी रोकना, ये सारी की सारी बातें कुछ कह रही। और ये सारी बातें देश में राइट टू फ्री स्पीच के लिए कम से कम मुझे आने वाले दिनों में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लगती है। और ज्यादा परेशानी इस बात की भी मुझे कि जिस व्यक्ति ने ये कहा वो देश के भावी चीफ जस्टिस हैं और वो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले। माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब 24 नवंबर 2025 से लेकर के 9 फरवरी 2027 तक इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। ही इज नेक्स्ट इन लाइन। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से, आप ये बताइए, इस मामले में अभी तक आपने कहीं हिंसा देखी है? किसी भी तरीके की कोई बात देखी है? जो अशोका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो वहां की फैकल्टी है, वो सारे के सारे कितने शांतिपूर्ण ढंग से केवल सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं अपने प्रोफेसर के प्रति, बहुत ही शालीनता के साथ। और उनके बारे में इस तरह की चेतावनी देना कि हमें पता है कि उनसे कैसे निपटना है, क्या करना है, और इस समय पर ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने कर क्या दिया था? केवल इसलिए कि महिला आयोग को अंग्रेजी नहीं आती, उसका खामियाजा वो प्रोफेसर भुगतेंगे क्या? जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उससे आपने सार्वजनिक तौर पर देखा टीवी चैनल पे, सरेआम ये पूछा गया कि आप केवल 2 लाइन बताइए जो प्रोफेसर महमूदाबाद ने गलत लिखी है, और वो महिला 2 लाइन नहीं बता पाई। ये महिला वही है, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया। जब इसी नरसंहार जो ये पहलगाम के अंदर हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विन नरवाल, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल का राइट विंग ने कितने बुरे तरीके से ट्रोल किया था। तब कहां चली गई थी? तब इन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तब तो इन्होंने किसी तरीके के जो एक्स हैंडल्स और फेसबुक के पेज, तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब तो कोई जांच की मांग नहीं की। तब कहां चली गई थी? क्या हिमांशी नरवाल इस देश की बेटी नहीं थी क्या? इस देश की बहू नहीं थी क्या? एक शहीद की पत्नी नहीं थी क्या? उस समय वो नहीं बोली। और देश के अंदर जितना, फिर जो युद्ध उन्माद की जो बात जिस तरीके से बहस के अंदर आई, जो देश का डॉगी मीडिया है, जो गिद्ध मीडिया है, वो सुबह से शाम तक क्या बेचता है, उसको तो आप कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। उसके ऊपर तो किस तरह की बंदिशें नहीं है। और ये छात्र जो बेहद शालीनता के साथ केवल सॉलिडेरिटी, केवल एकजुटता दिखा रहे हैं अपने प्रोफेसर के प्रति, बेहद शालीनता के साथ, उनके खिलाफ, उनको आप कह रहे हैं कि हमें पता है उनको कैसे उनसे निपटा जाता है। तो ये इस तरह की जो बातचीत है, कम से कम मुझे व्यक्तिगत तौर पर, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, बिल्कुल ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत मुझे तो कम से कम नहीं लगा। और जिस तरीके से, मैं फिर वही बात कहता हूं कि प्रोफेसर महमूदाबाद ने क्या ऐसा कह दिया था कि उनके ऊपर 2-2 मुकदमे दर्ज हो, केवल इसलिए कि किसी को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने यही तो कहा था कि महिला अफसरों को
क्या गलत कहा मुझे बताइएगा? क्या गलत कहा कि सरकार महिला अफसरों के जरिए बराबरी दिखाना चाहती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई अलग है नहीं क्या इससे? कोई मना कर सकता है इसको? उन्होंने फिर दूसरा क्या कहा कि युद्ध से गरीबों का नुकसान व नेता और कंपनियों को लाभ होता है, इससे राजनीतिक समस्याएं सुलझाने की कोशिश गलत है। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है। आप उसको सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, पार्टली असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उस सारे में पर्चा दर्ज करके किसी व्यक्ति, उनकी धर्मपत्नी जो है वो 9 महीने की गर्भवती है, संडे से वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं परिवार को? और क्या इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार, और वो भी सभ्य शब्दों में, आपने उसको कैसे लिया एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके के मुकदमे दर्ज कर देना। और वही यही अदालत थी, माफ कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा था कि जो अपने क्या नाम है इनका, कर्नल कुरैशी है, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो आतंकियों की बहन है। और इसी अदालत ने, इसी बेंच ने उनको भी एंटीसिपेटरी बेल दी। हालांकि खूब सारी बातें कही, पूरा लेक्चरबाजी हुई, सारा भाषणबाजी हुई, लेकिन अल्टीमेटली तो उसको बेल मिल गई ना। और उसका फॉल आउट क्या हुआ कि वो व्यक्ति आज भी फ्री है। एक फौज की सर्विंग अफसर को आतंकियों की बहन कहने वाला व्यक्ति आज भी फ्री है और अपने पद पर बना हुआ है। उसके बावजूद भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी, भाजपा सेना से प्रेम करती है, भाजपा देश से प्रेम करती है, ठीक। और जो दूसरा था, उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए ये कहा कि देश की सेनाएं और देश के लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। मैं केवल सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगा कि आप न्याय करें या ना करें, कम से कम न्याय करते हुए दिखें। इस तरीके से आप एक सर्विंग प्रोफेसर, जो कि विद्वान आदमी है, जिसकी राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट आप देखिएगा, वो तिरंगा लेकर के तमाम उनके फोटोग्राफ से मैंने भेजे भी है, और जिसकी पूरी पोस्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं कही। और कमाल तो तब हो गया जो सॉलिसिटर जनरल थे मिस्टर एसवी राजू, उनसे पूछा गया कि उन्होंने महिलाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा कहाँ है, जरा बताइए। वही बात हुई जो रेणु भाटिया के साथ हुई। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पेटिशन नहीं है, मुझे देखने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि महिलाओं के बारे में उन्होंने आपत्ति में क्या कहा है। ये हालत है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। सोचिए आप। तो प्रोफेसर तो चलो ठीक है, जो कुछ भी उसको पार्टली तात्कालिक राहत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन ये जो दिशा जिस दिशा में जा रही है, हर बात में एसआईटी बढ़ा देगा। हिंदुस्तान के अंदर इतने आईपीएस अफसर खाली हैं क्या, वो क्या फेसबुक की पोस्टों को जाकर के उनकी इन्वेस्टिगेट करते फिरेंगे? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? या तो उसमें कोई आपत्तिजनक हो तो आप ठोस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन इस तरह की चीज करके फिर बच्चों के ऊपर जिस तरीके की वो की, फिर कहा कि सस्ती लोकप्रियता की जरूरत क्यों है प्रोफेसर को। उन्हें क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या बोल दिया भाई, कि ये जो ऐसा माहौल था देश के अंदर जब वो दौर चल रहा था 7 और 10 के बीच में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस समय सस्ती लोकप्रियता की जरूरत क्यों? छात्रों को और शिक्षकों को चेतावनी देने की क्या जरूरत थी? ऐसी टिप्पणियां जो कोर्ट की हैं स्टूडेंट्स के ऊपर खासतौर पर, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है भाई, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्री स्पीच है। उन्होंने कोई गलत किया होता, आप बाकायदा चेतावनी कीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो टिप्पणी है सर, उसमें तो अधिकारों का जिक्र किया गया है। उसमें तो कह रहे हैं कि भाई देश में ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारों का वितरण किया जा रहा है। इसका मतलब हम क्या माने कि आने वाले समय में जब आप जो है सीजेआई बनेंगे, तो क्या इस अधिकार की समीक्षा की जरूरत पड़ जाएगी उस समय पर? नहीं, जो पूरी की पूरी फ्री स्पीच को लेकर के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जस्टिस सूर्यकांत की जिस तरह की टिप्पणियां रही हैं, वो वास्तव में चिंता पैदा करने वाली है। वो जब सीजेआई बनेंगे तब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये छात्रों को और फैकल्टी को शाबाशी देने की बजाय इस तरह की चेतावनी या कड़ा संदेश देना, ये गवारा नहीं उतर सकता किसी भी सभ्य समाज के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर। और हाँ, खासतौर पर यदि कोई व्यक्ति ऑफेंसिव बात कर रहा है, एग्रेसिव बात कर रहा है, कोई आंदोलन की इस तरीके कर रहा है, कोई पब्लिक ऑर्डर को परेशानी कर रहा है, तो आप निश्चित तौर पर, आपका काम है, और आपको बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम जानते हैं उसको कैसे डील किया जाए। लेकिन ये तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रोफेसर की हाँ में हमला रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और जो प्रोफेसर महमूदाबाद है, उनकी देशभक्ति किसी से कम नहीं है, ये आप उनका पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। मतलब ही इज ए चैंपियन ऑफ फ्री स्पीच दैट वे, और विद्वान और ज्ञानी आदमी। ऐसे आदमी को केवल और केवल किसी का नैरेटिव बदलने के लिए, एक नए तरीके का नैरेटिव सेट करने के लिए, उसको बलि का बकरा बनाना और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणियां, माफ कीजिएगा, ये मतलब मुझे कोई शुभ संकेत नहीं दिखाई देता। सर 4 लाइनों का एक फेसबुक पोस्ट हो, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, उसमें और क्या जांच रह जाती है, जब साफ तौर पे अगर दिख रहा है। मान लीजिए किसी ने अपने वॉल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक पे
4 लाइनों का एक पोस्ट किया। अगर ये पोस्ट ऐसे सवाल पर होता जिसमें जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए जो फोटो अमित मालवीय साहब ने पोस्ट की है राहुल गांधी और मुनीर की लगा करके, अगर अगर उस फोटो को शेयर करके किसी ने सवाल पूछा होता राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से, तो क्या आज की तारीख में इसी तरीके का मुकदमा चल रहा होता? तब वहां पर ये सवाल आता क्या कि सीधा आपको पता 152 का पर्चा दर्ज करके अंदर हो जाता है देशद्रोह का, देश के अंदर सामाजिक वैमनस्य करने का, सारा करने का। ये अधिकार तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर समूह को, एक वर्ग को दे दिया गया है कि वो जिसके चाहे जो कुछ करे। और उस सारे खेल का जो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है वो इस देश का मीडिया है, जो विपक्ष को डे इन एंड डे आउट डिमीन करता है और अदालतें मुंह ताकती रह जाती है। आप जर्नलिस्टों के साथ, एक अय्यर करके कोई व्यक्ति है, उसने आज तमाम जर्नलिस्ट महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की थी, और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो सारे ट्वीट हटवाए। महिलाओं के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणियां की गई थी, तो उसने भी माफी मांग के वहां से मुक्ति पा ली। तो ये जो इस तरह के जो प्रोफेशनल ट्रॉल टाइप के लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो पर्पस सर्व करते हैं, वो तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनका तो कोई रोकने वाला नहीं। विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है, उसके ऊपर आप एक शत्रु देश के फौजी, अब तो फील्ड मार्शल हो गए, उसके चेहरा इंपोज करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? और अदालतें क्या कर रही है? वहां तो कुछ नहीं है। वहां कोई दिल्ली पुलिस को नहीं पता कि लीगल है या इलीगल है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया क्या? तरक्की के अंदर आप दफ्तर बता देते हैं किसी का, फिर माफी मांग के भाग जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इन चीज, और खासतौर पे जो मीडिया का रोल है, आज जो कुछ चिरे हुई, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाहिए कि सिब्बल ने क्या कहा। सिब्बल ने कहा कि जो ये पोस्ट है मेरे मुवक्किल की, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की, ये पूरे तरीके से देशभक्तिपूर्ण पोस्ट है। उन्होंने पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाई अदालत के अंदर। उसमें लिखा है कि राइट विंग जो है वो समर्थक कर्नल कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुलडोजर से घर तोड़ने व मॉब लिंचिंग की भी निंदा करनी चाहिए। बता क्या गलत बात है इसमें? ये मैं आप नहीं कहते रोज कि भाई मॉब लिंचिंग की कौन उसके सफल वो करेगा, बताइए? और बुलडोजर जस्टिस पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो क्या गलत लिख दिया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन सांप्रदायिक बात करने का समय आ गया है क्या? क्या अब इतना सांप्रदायिक बात कर, ये सांप्रदायिक बात तो आपका तो मीडिया सुबह शाम तक इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। जो युद्ध को लेकर के जो उन्माद आपके मीडिया ने फैलाया, क्या जस्टिस सूर्यकांत को पता नहीं है क्या किस तरीके का युद्ध का अनुवाद फैला रहे थे, किस तरीके से धर्म पूछ के गोली मारने की बात कर रहे थे? तब तो उनका तो कुछ नहीं। तो आप ये कह के उसका भी सुओ मोटो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन इट्स राइट कि कोई भी चीज इस तरह की आती है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और जो वो मंत्री आया था मध्य प्रदेश वाला, आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुओ मोटो में ही उसको मुकदमा दर्ज कराया था उसके खिलाफ। उसको तो आपने अंतरिम जमानत दे दी, वो आज भी अपने पद पर बना हुआ है। जो आदमी सर्विंग महिला फौज के अधिकारी कर्नल को जो ये कहे कि वो आतंकियों की बहन है और उसको भी बेल मिल जाती है, तो ये तो जस्टिस सूर्यकांत को सोचना चाहिए कि वो जो भाषण उन्होंने दिया था वहां पर, जो कमेंट्स उन्होंने किए थे कि भाई ये देश के नाम शर्म है, राष्ट्रीय फलाना है, जो व्यक्ति जो चीज लेने आया था उसको वो मिल गई, उसके बाद आप भाषण देते रहिए, वो तो अपने पद पर बना हुआ है ना। तो ये जो चीज है, मैं वही कह रहा हूं कि न्याय करें चाहे ना करें, लेकिन न्याय करते हुए दिखे। और जो लोग सच कह रहे हैं वो, उनको आपके संरक्षण की जरूरत है, उनको आपके प्रवचन की जरूरत नहीं है। उसको ये कहना कि आप ऐसी पोस्ट लिखेंगे, क्या आप गलत लिख दिया, बता दीजिए आप किस बात पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको, बताइए। सारा देश नहीं कर रहा क्या? सुबह से शाम तक डॉगी चैनलों पे किस तरह के वाहियात लोग बैठ करके क्या क्या बकवास करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के बारे में। उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक देता वंस फॉर ऑल? जो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पूरे देश की जो साख का सत्यानाश किया है पूरे इंटरनेशनली, वो किसने किया है? वो गिद्ध मीडिया नहीं किया है ना, सुपारी मीडिया नहीं किया है। तो सारा सुप्रीम कोर्ट, सारे हाई कोर्ट्स वहीं बैठ के देख ही रहे हैं ना क्या किया उन्होंने। उनका भी तो दे ओट द नेशन कि अगर सरकार के वो पार्टनर बन गए हैं इस सारे उसमें, तो कम से कम वो बुला करके, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया ना, पर्चा दर्ज कराया ना, और उसका फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट से उस आदमी को जमानत मिल गई इंटरव्यू में। आतंकियों की बहन फौजी अफसर को कहना, आप देख लीजिए कितनी बड़ी चीज है। और उसमें सारी चीज का वीडियो है, हर चीज सामने है, आपको केवल 30 सेकंड निकाल करके वो वीडियो देखना है, कंटेक्स्ट देखना है। उसके लिए आप एसआईटी, क्योंकि वो लंबा खिंच जाएगा, 2 महीने बाद उसको कौन पूछ रहा है? एसआईटी बन गई है, मध्य प्रदेश से बाहर के अफसर हैं, हु केयर्स, चलता रहेगा मुकदमा 20 साल। आपने क्या दिखाया?
आपको आयरन हैंड दिखाने की जरूरत थी कि आगे से कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके। क्या किया आपने? प्रोफेसर पे तो आपने अच्छा किया कि भाई सारी चीजों को वो लगा दी रिस्ट्रिक्शन, पोस्ट भी नहीं लिखेंगे, नहीं, भाषण भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, विदेश नहीं जाएंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। बिल्कुल जायज बात है। उस मंत्री का क्या जो आतंकियों की बैंड कह रहा था, वो आज भी अपने पद सर पर है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से भाजपा के तमाम नेता मंत्री, तमाम जिम्मेदार लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो क्या कोर्ट को जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो उसमें रेफरेंस नहीं लेना चाहिए था? क्या जिक्र नहीं किया जाना चाहिए था कि अगर प्रोफेसर अली खान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती है, देश के दूसरे सियासी दल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों करेंगे उसका जिक्र? अगर देश में एक व्यक्ति नहीं कर सकता है इसका मतलब पूरा देश नहीं कर सकता है, या अगर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है और बाकी लोग कर सकते हैं तो क्या देश में दो कानून चल रहे हैं? फिर सवाल वहां आकर के वहीं नहीं खड़ा होता है। राम प्रकाश जी, इसीलिए तो ये सारी बहस कर रहे हैं हम कि एक देश में दो इस तरह की चीज कैसे चल सकती है कि राइट विंग के लिए अलग कानून है, लेफ्ट बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। यही तो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ईडी के केसेस को भी फेंक के मारता है कि दिस इज ब्लडी नॉनसेंस व्हाट यू आर डूइंग। कितनी बार ये होता है। और एक प्रोफेसर जो आपको भी पता है, और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने वहां पे ये कहा कि बहुत सारी इनकी जो बातचीत है उसके डबल मीनिंग। कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये डॉग विस्लिंग है। अरे भाई, असल में उस व्यक्ति की मंशा क्या है, उस व्यक्ति के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या है, उस व्यक्ति की देश के प्रति लॉयल्टी क्या है। एक बार ये तो देख लेते हैं इस तरह की टिप्पणी करने से पहले। आप देखिए, जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठे ना राम प्रकाश जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द बेंच, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती। वहां आप न्याय कीजिए। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे तो न्याय कीजिए। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है कि कोई क्या सोचेगा और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इस बात से कम मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और जस्टिस सूर्यकांत को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी जो वुड भी सीजीआई है और उनका लंबा कार्यकाल लगभग 16 महीने तक वो रहने वाले हैं, तो इसका क्या इंप्रेशन जाएगा पूरे देश के ऊपर, ये उनको जरूर सोचना चाहिए। क्या आप अभी भी मानते हैं कि इन सब चीजों की चिंता जुडिशरी को भी रह गई है? जिस तरीके से जस्टिस वर्मा का कांड आया कि उनके घर से कैश बरामद हुआ, फिर जांच हो गई, इस्तीफा और ये सब चीजें तो खैर हुई, लेकिन जिस तरीके से हुआ कि नहीं उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज होगी, क्या आप मानते हैं कि जुडिशरी को अभी भी अपने इमेज की चिंता है, वो ये ख्याल रखेगी? और साथ में जिस तरीके से एक के बाद एक कई सारे फैसले देखे गए, एसआईटी बना लेना, रिजर्व कर देना, इन सारी चीजों के बाद न्याय की जो उम्मीद आम आदमी लगा करके बैठा रहता था, वो उम्मीद भी बरकरार रखने की जरूरत है आम आदमी को? जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार किसी ने हमें खैरात में नहीं दिए। हमने वो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ करके अपने संघर्ष के बूते पे अर्जित किए हैं। उसको उन लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार डाका डालने की कोशिश, कोई भी सत्ता जो हो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और उसका सबसे बड़ी अगर कोई प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है तो वो इस देश की न्यायपालिका है। और अगर देश की न्यायपालिका ब्यूरोक्रेटिक भाषा बोलेगी या पॉलिटिकल भाषा, एक खास तौर पर झुकाव वाली भाषा बोलेगी, तो उसकी क्या छवि बनेगी, उसकी चिंता उस न्यायपालिका को जरूर करनी चाहिए। आज देखिए, अगर देश के अंदर किसी की साख बची हुई है तो बाकी सारी सरकारी एजेंसियां, चुनाव आयोग, एग्जीक्यूटिव, अपने जितनी भी ये सारी न्यायपालिका, केवल न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, उसके विधायिका का हालत देख लीजिए आप। केवल एक न्यायपालिका बची और न्यायपालिका में भी बहुत थोड़े लोग बचे हुए। तो कौन व्यक्ति इस देश के अंदर किसी पद पर रहते हुए किस रूप में याद किया जाएगा, ये विशुद्ध तौर पर उसके कामकाज, उसके व्यवहार, उसके फैसलों से लक्षित होता है। इसी देश के अंदर, इस देश में जो है टीएन शेषन हुए, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर पूरा देश आज याद करता है। और उसी देश के अंदर राजीव कुमार हुए, उनको किस रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर देश याद करता है। ये तो जस्टिस सूर्यकांत को और पूरे सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि न्यायपालिका अपने आप को किस रूप में याद किया जाना पसंद करेगी। कि क्या वो बैलेंसिंग करने के लिए वहां पर थे, या वो न्याय करने के लिए थे, या वो फैसले करने के लिए थे, या उपदेश करने के लिए थे, लोगों को आगाह करने के लिए थे, या अधिकार दिलाने के थे। बेसिकली अधिकारों के संरक्षण और संविधान को एक तरीके के एक्सप्लेन करना, संविधान की इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के दो ही काम है। अगर मौलिक अधिकार, राइट टू फ्री स्पीच भी अगर खतरे में आता है तो ये जुडिशरी को सोचना पड़ेगा। और इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम मैन टू मैन, इट डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी बेंचेस भी हैं जो इसी मामले में फैसला कुछ और देती। बिल्कुल ठीक बात है, जस्टिस सूर्यकांत का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन उस नजरिए में उस जो बातचीत जो हुई, उस पूरी जब इस
बहस हो रही थी जमानत के ऊपर, तो उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, खासतौर पर स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बारे में, उनको जरूर ये देखना चाहिए कि इसका मैसेज क्या जाएगा। और उन्होंने कहा जिस तरीके से अधिकार बांटे जा रहे हैं, अधिकार बांटे नहीं जाते, माफ कीजिएगा, अधिकार अर्जित किए हैं हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबा संघर्ष करके अंग्रेजों के साथ। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को मेरा आग्रह है कि बचना चाहिए। बाकी तो उनका अपनी स्वीट विल है कि वो किस रूप में लेते हैं। खैर, अब जब प्रोफेसर अली खान को जमानत मिल गई है सर, तो क्या ये जो तमाम जिस तरीके जो सवाल हैं, क्या केवल इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या केवल सवाल दबाने के क्रम में देखा जाए? जिस तरीके के लोगों के साथ एफआईआर कराई गई, जो हरियाणा के आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कराया, और अभी जिस तरीके का रोल आपने डिफाइन किया कि हिमांशी नरवाल के वक्त वो कहाँ थी, एक ट्वीट आया था महिला आयोग की तरफ से जिसमें ये कहा गया था कि धर्म पूछकर टाइप वाली लाइन को वो राष्ट्रीय बताते हुए। महिला आयोग, वो दैट वाज राष्ट्रीय महिला हाँ आयोग, नॉट हाँ स्टेट। हाँ, मैं वही आ रहा था कि वो हालांकि वहां से था, लेकिन फिर भी जिस तरीके के लोगों का इस्तेमाल करके ये एफआईआर कराया गया, क्या इसको इस समय जो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई घटनाएं हुई, उस क्रम में जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो आम नागरिक हों या सियासी दल, विपक्ष, कोई भी, उनके नेता, सबके सवालों को दबाने के क्रम में इस प्रयास को देखा जाए, या इससे अलग भी कोई तस्वीर दिखती है? राम प्रकाश जी, 100% ये वही मुहिम थी, केवल इसकी टाइमिंग गलत हो गई। जो प्रोफेसर महमूदाबाद ने लिखा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो 7 तारीख को लिखा गया था, अगर आपको ध्यान हो, और 7 तारीख को ही स्ट्राइक हुआ था। 7 तारीख से ही वो संघर्ष शुरू हुआ था, वो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ। 7 तारीख को हमारा टेरर स्ट्राइक हुआ। उस व्यक्ति ने, प्रोफेसर ने, भारत की सेना की भूरी भूरी प्रशंसा की, पाकिस्तान को खूब झपट के डांट लगाई। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उसको दूसरे रूप में लेना चाहता है तो वो उसकी स्वीट विल है। और खत्म भी जो अपनी पोस्ट की वो जय हिंद पे की। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है ये। देखिए, एक चीज होती है 7 से 10 तारीख के बीच में तो विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा था, और इन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो सरकार के लिए एम्बेरसिंग हो या और हो, लेकिन चूंकि नाम के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव को सूट करता है। और इसीलिए आपने देखा किस तरीके से रातों रात मुकदमा दर्ज, ये दर्ज, वो दर्ज, महिला आयोग भी। वो महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया, वो 2 दिन में आपने देखा उनकी वीडियो का क्या हाल हुआ है, जो वो एंकर पूछ रही है बार बार कि आप ये बता दीजिए कि इसमें गलत क्या है, गलत क्या है। फिर वो यहाँ आ गई कि मुझे अंग्रेजी हो सकता है कमाती हूँ, आप बता दीजिए। मुकदमा आप दर्ज करा रहे हैं और गलत क्या है वो एंकर बताएगी। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ। आप कहाँ लेके जा रहे हैं बात को? सवाल केवल राम प्रकाश जी ये है कि 7 से 10 के बीच में अवॉइडेबल हो सकता था, सबने किया, विपक्ष ने भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहलगाम के सवाल वो खत्म हो गए। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब तो देना तो पड़ेगा ही ना। कभी कभी कहीं ना कहीं किसी की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होगी ना, कोई तो जवाबदेह होगा ना इसके लिए। जो सिक्योरिटी लैप्स हुए, जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए, आपने क्या सबक सीखा, क्या नहीं सबक सीखा, ये सवाल नहीं पूछ सकते तो क्या मतलब है फिर डेमोक्रेसी? और उसमें आप डुअल मीनिंग कहें, ट्रिपल मीनिंग कहें, व्हाट डज इट मीन? सवाल ये है कि सामने क्या लिखा हुआ है, और क्या बुलडोजर जस्टिस इस देश में हुआ कि नहीं हुआ? जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने फैसला दिया कि नहीं दिया? पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई? उसमें क्या गलत बोल दिया बता दीजिए। मॉब लिंचिंग इस देश में हुई है या नहीं हुई है? इस पे क्या चीज है कि सांप्रदायिक बात करने का समय आ गया है? उठा करके देख लीजिए, आपके प्रधानमंत्री से लेकर के आपकी महिला आयोग के अध्यक्ष तक हर आदमी ने क्या कहा। वो धर्म पूछकर गोली मारी गई, राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात कही जा रही है। तो तब तो आपको नहीं याद आ रहा, सुबह से शाम तक मीडिया क्या कर रहा है, कश्मीरी, ये पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, फला, इसके अलावा देश में कोई नैरेटिव बचा है क्या? तो होना तो ये चाहिए था कि यू शुड हैव कम डाउन हेवीली ऑन दीज एलिमेंट्स, हुसोएवर इट मे बी। एक पीस ऑफ माइंड देते पूरे देश को कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, फिक्स कीजिए चीजों को। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। और जो एक व्यक्ति, हो सकता है उसकी टाइमिंग गलत हो, आपकी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, उसी चीज को आपने कैसे लिया, मैंने कैसे लिया, फर्क हो सकता है। लेकिन इस तरह की बात, और खासतौर पर स्टूडेंट्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में, वी नो हाउ टू डील विद देम। आई डोंट थिंक, थोड़ा सा ये गुड टेस्ट में नहीं है। राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, आई थिंक दीज थिंग्स गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दैट, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर दर्ज है। बिल्कुल। अब ये मौलिक अधिकार किस तरीके से सुरक्षित किए जाएंगे, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। देश इस समय जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, निश्चित तौर पे वो परिस्थितियां सामान्य नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन ये असामान्य परिस्थितियां कब तक देश झेलेगा, ये विचार देश को करना होगा। रही बात जुडिशरी की, न्यायपालिका की, उनके क्रियाकलापों और उनके फैसलों की, तो वो उनको अपने बारे में अपनी समीक्षा खुद करनी होगी। जैसा संजीव खन्ना साहब ने सीजीआई बनने के बाद कहा था
कि आप सवाल उठा सकते हैं, एक दायरे में रह करके सवाल पूछा जाना चाहिए, जुडिशरी उससे कोई अलग नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये जिक्र किया था। बाकी आने वाले लोग अपना खुद देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।